नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है। अब आने वाले सेशन के लिए जो 2026 दिसंबर का नेट एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ऑफलाइन एडमिशंस शुरू हो गए हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की तैयारी तो जुड़ सकते हैं इतिहास क्लासेस के साथ। साथ ही हम अपना एक नया कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स मिलेंगे। फाउंडेशन कोर्स किस तरह के, आप 6th to 10th एंड 11th 12th आप इन सभी क्लासेस की तैयारी कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो बीजापुर को लेकर रहेगा। इसमें हम देखते हैं कि जो 1636 का टाइम था, इस समय पर क्या किया गया, शाहजहां के द्वारा यह जीत लिया गया था। ये किला यहाँ पर जो मेन माना जाता था दक्कन का, इसको जीत लिया गया था। फिर बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह और शाहजहां के बीच एक संधि देखने को मिलती है। इस संधि में क्या होता है, बीजापुर 20 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा करता है, किसको, मुगल बादशाह को। और साथ ही 1639 में मुगल बादशाह के समक्ष वीर जी बोहरा एक बार पेश होते हैं। वो किस वजह से आते हैं उनके सामने, जो वीर जी बोहरा है वो काफी जाने माने जो एक व्यापारी हैं मुगल काल के, वो आते हैं और शिकायत करते हैं किसकी, सूरत के गवर्नर की। ठीक है, अगली जो कहानी बनती है वो है कांधार। भारत का जो सिंह द्वार है, यहाँ पर हमला किया जाता है। इसमें 1622 में यह मुगलों के हाथ से निकल गया था, लेकिन क्या होता है 1638 में किलेदार आदिल मर्दान खान एक व्यक्ति है जो किलेदार है वहां का, वो क्या करता है, मुगलों को इस किले को सौंप देता है, वो रिश्वत खाता है। 1649 में यह किला मुगलों से पुनः छीन लिया गया, अतः मुगल फिर कभी इस पर अधिकार नहीं कर सके। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मानी जाती है वो यह है कि जो शाहजहां है उसी के समय में कांधार पूर्ण रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया था। उसके बाद कभी भी जो है कांधार मुगलों के हाथ में नहीं गया, इस पर इन्होंने शासन नहीं किया। शाहजहां ने ट्रांस आसियान पर भी एक नाकाम कोशिश की थी अटैक करने की, उसको हासिल करने की। फिर ये सभी चीजें होने के बाद क्या होता है, एक प्रॉपर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसमें उत्तराधिकार का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। समय ऐसा माना जाता है कि 1657 का समय ही है। इसमें जो बादशाह है वो कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उसके जो जितने भी बेटे हैं वो क्या करते हैं, उत्तराधिकार का संघर्ष आपस में करते दिखाई देते हैं। बर्नियर इसमें कहता है कि जो मुगल हैं, मुगल क्या करते हैं, मुगलों का आदर्श था कि राजत्व रक्त संबंध की परवाह नहीं करता। कहते हैं कि जो राजा है या फिर जो शासक है वो कभी भी अपने रक्त की परवाह नहीं करता, अपने खून की परवाह नहीं करता। ठीक है, वो सभी को समान समझता है। वे भाई जो एक दूसरे के लिए संघर्षरत थे, उनका क्या था, एक नारा दिया गया उनके द्वारा, तख्त या ताज, सिंहासन या कफन। मतलब ऐसे हो गए थे वो लोग कि एक दूसरे को मरने मारने के लिए भी तैयार थे। इस संघर्ष में क्या देखा जाता है कि जो 1657 का टाइम है, यहाँ पर जो शाहजहां है वो बीमार हुआ और उत्तराधिकार का संघर्ष भी उसके बीमार होते ही प्रारंभ हो गया। फिर हम देखते हैं कि शाहजहां के बीमार होने के बाद, या फिर कह सकते हैं कि जब संघर्ष शुरू हुआ उत्तराधिकार का, तो उसकी बेटियों ने किस बेटे का साथ दिया उनको जान लेते हैं। साथ की बात अगर कहें तो शाहजहां की पुत्रियों में जहां आरा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया था, दूसरे नंबर पर रोशन आरा ने औरंगजेब का, और गोहन आरा ने शहजादा मुराद का पक्ष ये लिया था। ठीक है, फिर इस संघर्ष में हमें कुल 5 विद्रोह कह सकते हो, युद्ध कह सकते हो, ये देखने को मिलते हैं, जो किस किस व्यक्ति के साथ हुए हैं या फिर किस किस व्यक्ति के बीच हुए हैं, वो चीजें इसमें देखेंगे। इसमें हम देखते हैं बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, और चौथा है खजुआ का युद्ध, और 5वां देवराय का युद्ध। ठीक है, इन सभी के बारे में जानते हैं। मुगल इतिहास में पहला उदाहरण बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन युद्ध शाह शुजा बंगाल में, मतलब कह रहे हैं कि जब बादशाह खुद जीवित है
तो ऐसा संघर्ष या फिर उत्तराधिकार की ऐसी लालसा जाग गई थी इस समय पर कि जो उसके बेटे हैं वो अलग अलग जगह पर अपना शासन कर रहे थे, और वो फिर क्या करते हैं, अपनी एक गद्दी के लिए, दिल्ली की गद्दी के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। इसमें शाह शुजा बंगाल में उस समय शासक था, मुराद गुजरात में, और औरंगजेब मालवा में शासन कर रहा था। हम बहादुरपुर का युद्ध सबसे पहले इसमें सर्वप्रथम देखते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत शाह शुजा बनाम सुलेमान शिको, जो दारा शिको का पुत्र माना जाता है, इन दोनों के बीच हमें युद्ध देखने को मिला। शाह शुजा इसमें हार जाता है और वापस क्या करता है, बंगाल भाग जाता है। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है सुलेमान शिको के साथ मिर्जा राजा जयसिंह ने शाही सेना का नेतृत्व करता है और किया था, इसलिए वो क्या होता है, जीत जाता है। फिर बारी आती है दूसरे युद्ध की, धर्मत का युद्ध, जो 15 अप्रैल 1658 को देखने को मिला। यह उज्जैन के पास धर्मत नामक क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब और मुराद बख्श बनाम जसवंत सिंह प्लस कासिम खां, इन सभी के बीच ये युद्ध देखने को मिला। जो औरंगजेब और मुराद बख्श है उनकी संयुक्त सेना थी, और जसवंत सिंह और कासिम खां की नेतृत्व में क्या है, शाही सेना चल रही थी। इसमें शाही सेना हार जाती है, मतलब जसवंत सिंह और कासिम खां ये दोनों हार जाते हैं, और जीतता कौन है, औरंगजेब और मुराद बख्श। फिर बात करते हैं धर्मत की। धर्मत का जो युद्ध हुआ था, इसकी स्मृति में एक नगर बसाया गया, और वो नगर कौन सा था, फतेहाबाद नगर। इसकी स्थापना की जाती है धर्मत युद्ध के पश्चात। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात मानी जाती है कि जो इस समय राजा जसवंत सिंह लड़ाई कर रहा था मुगल्स के साथ, इसमें ये वापस भाग जाता है अपने क्षेत्र में, और इसका क्षेत्र कौन सा है, ये है जोधपुर। ये जोधपुर लड़कर वापस भाग गया। कहते हैं कि जब मुगलों का युद्ध चल रहा था, धर्मत का युद्ध, तो यह वहां से उनका सामान भी उठा कर लाया था। ठीक है, मतलब मुगल्स को लूट कर, और वो वापस वहां पर भागा, जोधपुर की तरफ भागा। लेकिन ऐसा जब उसकी पत्नी को पता चला, रानी को पता चला, तो उसने जसवंत सिंह को किले के अंदर आने नहीं दिया। ठीक है, फिर ये सामोगढ़ का युद्ध देखने को मिलता है। 29 मई 1658 का समय है। इसे धौलपुर का युद्ध भी कहा जाता है। ये हुआ था, दारा शिको और मुस्लिम सरदार एक साथ थे, जो क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे उस समय शाही सेना का, और औरंगजेब और मुराद बख्श इनके अगेंस्ट थे इस युद्ध में। जो कुशल नेतृत्व करता है वो औरंगजेब होता है, और क्या होता है, ये युद्ध जीत जाता है औरंगजेब और मुराद बख्श। इसमें यह युद्ध इसलिए हार जाते हैं, कहते हैं कि जो मुस्लिम सरदार थे उन्होंने विश्वासघात किया था इनके साथ, और जिसकी वजह से ये हार का सामना करते हैं। और बाद में मुराद बख्श को धोखे से बंदी बना लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा ही, और धीमा जहर देकर इसको मार दिया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चौथे युद्ध की, जो है खजुआ का युद्ध। इसमें 5 जनवरी 1659 का समय है। यह इलाहाबाद के निकट हुआ। शाह शुजा वर्सेस औरंगजेब इसमें दिखाई देते हैं। इसमें शाह शुजा की अच्छी खासी हार होती है, और वो नेपाल भाग जाता है, और नेपाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब को जीत हासिल होती है। इसके बाद आखिरी युद्ध देखने को मिला, जो कि है देवराय का युद्ध, अप्रैल 1659 में ये हमें देखने को मिला। यह अजमेर के निकट एक घाटी में हुआ था। दारा शिको और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ। दारा शिको इसमें हार जाता है, और औरंगजेब इसमें जीत जाता है। ठीक है, ये सभी जो युद्ध है वो किस लिए हुए थे, केवल और केवल उत्तराधिकार के संघर्ष में देखने को मिले। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है औरंगजेब जीत जाता है, और औरंगजेब क्या है, शासन करता है। दारा शिको, इसकी शुरुआत करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दारा शिको से जुड़ा हुआ। दारा शिको का जन्म अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में 1615 ईस्वी में हुआ। फिर हम देखते हैं इसकी जो पत्नी है वो है नादिर बेगम, पुत्र है सुलेमान शिको। ठीक है, उपाधि संस्कृत एक कलंदर, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है कि संस्कृत की अच्छी खासी इसको जान पहचान थी।
शाह उलम इकबाल शाहजहां ने ये जो है उपाधियां इसको दी थी। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये एक रहस्यवादी लेखक है, उदारवादी है, दार्शनिक है, समाज सुधारक है। ये सभी जो है उसके अंदर खूबियां हमें देखने को मिलती है। दारा इस समय के भक्ति और सूफी जितने भी संत हुआ करते थे उन संतों की विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित था। और दारा जो है वो कादिर पंथ प्रसिद्ध संत से अधिक प्रभावित माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए इतिहास क्लासेस के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।